स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले टॉपिक भाषा को लेकर। अगर मैं बात करूं एलटी टेट की, तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपका एचपी में जो एलटी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चंस सारे के सारे। तो आप इस सीरीज़ को बड़े अच्छे से देखिएगा। आज हमारा जो पहला टॉपिक है भाषा के ऊपर है। एलटी टेट को लेकर यहाँ पर बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके जो हिंदी से रिलेटेड आपका जो हिंदी साहित्य होता है आपका, उससे संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। खासकर उन बच्चों के लिए जो एलटी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहने वाली है। तो आज हम बात करते हैं, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, हिंदी, बी है वैदिक संस्कृत, सी है मराठी और डी है आपका लौकिक संस्कृत। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारी जो मूल स्रोत है वो संस्कृत है। संस्कृत भी हमारे पास 2 प्रकार की दी गई है। अगर तो एक ही होता संस्कृत लिखा हुआ तो संस्कृत ही आनी थी, लेकिन यहाँ पर संस्कृत हमारे पास वैदिक भी है और आपका लौकिक भी लिखी गई है। इसलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होएगा वो आपका क्या आएगा, वैदिक संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का पहले मूल रूप क्या था, वैदिक संस्कृत। वैदिक से क्या बनी, फिर लौकिक बनी। देखिए इसका एक क्रम चलता है, वैदिक पहले संस्कृत हुआ करती थी, संस्कृत से बनी आपकी वैदिक, वैदिक से बनी आपकी लौकिक और लौकिक से बनी आपकी पाली, पाली से बनी आपकी प्राकृत, प्राकृत से बनी आपकी अपभ्रंश और अपभ्रंश से बनी आपकी खड़ी यानी हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, देखिए तमिल, तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखती है। तो आपका तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सभी आपके द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका द्रविड़ वाला जो आपका है, तमिल साउथ वाला जो एरिया पड़ता है उसको हम द्रविड़ परिवार में रखते हैं। तो यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आपका मलयालम हो गया, ये सारे जो भाषा परिवार आपके कहाँ पढ़ते बच्चे, तो ये आपके द्रविड़ परिवार में पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहता है, भाषा का मूल रूप कौन सा है। अगर मैं भाषा की बात करूँ तो भाषा का मूल रूप कौन सा रहेगा। तो भाषा का मूल रूप क्या होता है, सबसे पहले हमने भाषा को किस रूप में लिया होगा, तो मौखिक रूप होगा, है ना। लिखित तो उसके बाद बना होगा, मानक रूप भी बाद में बना होगा, साहित्यिक रूप में उसके बाद ही बना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ था। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप, यानी जब खड़ी बोली आई थी तो यानी कि जब वो साहित्य के रूप में प्रयोग की जाने लगी तो लगभग ये आपकी 19वीं शताब्दी आती है, क्योंकि 1850 जब भारतेंदु वाला युग चलता है उसके बाद से ही खड़ी बोली का प्रयोग थोड़ा सा स्टार्ट होने लगा था। तो यानी कौन सी शताब्दी आ जाएगी, 19वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था। तो देखिए कब मान्यता मिली थी इसे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है क्या, देखिए क्या कहता है कि जो हमारी है राजभाषा के रूप में इसको कब मान्यता मिली थी। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर राजभाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसके लिए, आपका जो आपकी खड़ी बोली है उसको प्रतिष्ठित करने में और उसको शुद्ध और उसको परिमार्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वो रहा है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि ये 1903 में आपके सरस्वती पत्रिका के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, खड़ी बोली को बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत और परिमार्जित करने का कार्य किया था। वैसे तो 1850 से, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पर 2 भाषाएं चलती है, खड़ी और ब्रज भाषा चलती है भारतेंदु युग के बाद से, लेकिन इन्होंने खासकर खड़ी बोली को ही ज़्यादा तवज्जो दी थी कि इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण जो उत्तर भारत की खड़ी बोली है वो दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है। वो जो हमारी उत्तर भारत में जो आपकी खड़ी बोली है वो दक्षिण में किस रूप में है, द्रविड़ हिंदी है, दक्कनी हिंदी है, या परिनिष्ठित हिंदी है, या फिर दक्कनी हिंदी है। तो यानी ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्कनी हिंदी के रूप में ये आपका विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि जब मध्यकाल था, लगभग मुगलों के समय की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस समय राजकाज की भाषा क्या हुआ करती थी। तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर मैं हिंदी के हिसाब से भी देखूँ तो मध्यकाल लगभग अंग्रेजों का समय भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर राजकाज की भाषा को देखें तो उस समय फारसी हुआ करती थी। तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा क्या हुआ करती थी बच्चे, तो वो आपकी फारसी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है, आपको मालूम होगा कि संविधान में आर्टिकल लगाए गए आपके, है ना, 343 से लेकर 351 तक हिंदी में हिंदी की भाषा के बारे में प्रावधान वहाँ पर किया गया है। तो ये बोलता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि उसकी देवनागरी होगी, ऐसा कहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसा आपका आर्टिकल 343 में लिखा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि ब्रज भाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनने वाला है आपका कि किस काल में थी आपकी ब्रज भाषा और अवधि। तो याद रखिएगा, प्राचीन नहीं, मध्यकाल में। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि मध्यकाल में आपका ब्रज भाषा और अवधि का ही बोलबाला थी, यानी कि इसमें कविताएं ज़्यादातर लिखी गई थी किस भाषा में, ब्रज भाषा और अवधि में। ठीक है, आधुनिक काल में तो आपको पता है कि खड़ी बोली का रूप आ जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। हिंदी की बोलियों की बात कर रहा है यहाँ पर, कितने वर्गों में इसको रखा गया है बच्चे। तो इसको रखा गया आपके 5 वर्गों में। 5 वर्ग यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, आपको ये मालूम होगा कि 3 अपभ्रंश हुआ करते थे। 3 अपभ्रंश से आपके क्या निकले, 5 उपभाषाएँ निकली है। उपभाषाएँ उसी को यहाँ पर बोलियों के रूप में, वर्ग के रूप में जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, 5 उपभाषाएँ। ठीक है, 5 उपभाषाओं में क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है ना, नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, फिर आता है राजस्थानी हिंदी, फिर आता है पहाड़ी, फिर आता है आपका पूर्वी हिंदी और आपका बिहारी। ठीक है, इस तरीके से आपके 5 उपभाषाएँ यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियाँ हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि बुंदेली और कन्नौजी किसके अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा, ये आपकी, ये देखिए 4 परिवार तो यहीं पर दिए गए हैं आपके पास। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और आपका पहाड़ी। तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका, तो यह आएगा आपका बुंदेली, और आपका ये कन्नौजी आता है आपका किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ये। पश्चिमी हिंदी आपका उपभाषा है। ठीक है, उपभाषा के अंदर आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर 5 बोलियाँ शामिल की जाती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका ना तो संस्कृत बनेगा आंसर, क्योंकि संस्कृत से तो सभी भाषाओं का विकास हुआ था। आधुनिक की बात कर रहा है तो आधुनिक की आप जो यहाँ पर राइट जो आंसर आपका बनने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास आपका अपभ्रंश से ही माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली आई, फिर पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से फिर आपके अपभ्रंश बने, अपभ्रंश के बाद फिर आपकी हिंदी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कि भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है। भोजपुरी किसकी आई, तो याद रखिएगा भोजपुरी आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिहार की है। बिहारी, जैसा मैंने आपको बोला था अभी, बिहारी है ना, बिहारी के अंतर्गत आपका भोजपुरी आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। मानक हिंदी की बात करें अगर, तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो मानक हिंदी हम देखें तो देखिए खड़ी बोली हिंदी से, ब्रज भाषा से, अवधि से या बांग्रू से। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो मानक हिंदी हम किसे मानते हैं, जो आपकी खड़ी बोली हिंदी है उसको मानक हिंदी के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य क्या है।
भाषा के बारे में यहाँ पर विशेषताएं बताई गई है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें, देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाषा का हम अर्जन करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, सामाजिक वस्तु है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाता है, नहीं है यहाँ पर गलत दिया गया है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आपका बन जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाषा चेंज होती रहती है ना। बोलते हैं ना कि घाट घाट पर बदले पानी, 3 कोस पर बानी, है ना, ऐसा कुछ एक कथन आता है ना। अगला देखिए, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, ये भी सही बात है, हम अनुकरण ही करते, छोटे बच्चे आपने देखे होंगे अनुकरण के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है। अगर हम लिपि के विकास की बात करें तो सबसे पहले कौन सी लिपि हुआ करती थी, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपकी चित्र लिपि हुआ करती थी, उसके बाद ही लिपियों का आगे विकास क्रम यहाँ पर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। जिन्होंने मैथिल में रचनाएं की थी, उनको मैथिली भाषा में उन्होंने रचनाएं की थी, तो उन्हें हम मैथिल कोकिल के नाम से ही जानते हैं। उनका नाम था विद्यापति। ठीक है, विद्यापति को हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो कि भाषा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो आपका LT टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है। जितने भी कृष्ण काव्य के लेकर ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये यहाँ पर पूछना चाहता है ये। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं बात करूँ कृष्ण काव्य, तो आपका पूरा का पूरा ब्रज भाषा में ये लिखा गया था। ठीक है, जिसमें आप सूरदास वगैरह को देखते तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियाँ हिंदी की बोलियों के किस वर्ग में आती है। देखिए पूर्वी हिंदी में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपको कौन सी मिलती है, छत्तीसगढ़ की मिलती है, बघेली मिलती है ना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी कौन सी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। देखिए 1 2 3 4 5 आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो राजस्थानी आपको इसके अंदर तो आपको जयपुरी, है ना, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, है ना, ये सारी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर पहाड़ी में कौन सी मिलेगी आपको, पहाड़ी में आपको कुमाऊनी और गढ़वाली मिलती है। ठीक है, मेनली तो यहाँ पर आप ध्यान रखें। और पश्चिमी में बिहारी में आपको भोजपुरी मिलती है, मैथिली मिलती है और आपकी मगही मिलती है। यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर 21, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी। यानी मुगल काल का आपको पता ही होगा, मुगल काल में आपको ध्यान रखना है फारसी। ठीक है, मुगल काल में जो हिंदी के ऊपर जिसने प्रभाव डाला था उसका नाम था फारसी। अगली देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि इन लिपियों में से कौन सी लिपि उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होने वाला वो आपका क्या है, वो है आपका खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को हमेशा दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो देखें चित्रलिपि भी नहीं आएगी, सूत्र लिपि नहीं आएगी, ब्राह्मी लिपि नहीं आएगी। सभी लिपियों का जन्म कहाँ से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। दाएं से बाईं ओर का मतलब होता है इधर से दाएं से स्टार्ट करना, है ना, यहाँ से स्टार्ट करना ऐसे ऐसे, फिर इधर की ओर लिखना ऐसे ऐसे, इधर की ओर लिखना, इसको बोलते हैं हम दाएं से बाएं ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और कौन सी आएगी इसमें, तमिल नहीं आएगी, बंगला नहीं आएगी, पंजाबी नहीं आएगी, मराठी। यहाँ पर ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी देवनागरी में हिंदी के अलावा लिखी जाती है, तो मराठी आपकी आएगी। और साथ में नेपाली आती है, इसको भी आप ऐड कर लेना अपने पास, नेपाली आएगी। और साथ में आपका संस्कृत आती है, इसमें संस्कृत जो भाषा है वो भी इसी के अंतर्गत यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मेवाती और हाड़ौती बोलियाँ हिंदी के किस वर्ग में आती है। मेवाती और जैसे मैंने बोला था ना अभी, मालवी, मेवाती, है ना, तो आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 24, क्या कहता है, मेवाती और हाड़ौती। हाड़ौती भी इसी के अंतर्गत रखी जाती है, तो हाड़ौती यानी राजस्थानी के अंदर ही आपकी रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ थी। ये अभी मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी लिपि से सभी लिपियों का जन्म हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है। हिंदीतर का मतलब होता है कि हिंदी से इतर यानी कि आपका जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती उसको बोला जाता है यहाँ पर हिंदीतर
हिंदी तर का मतलब समझ गए होंगे, हिंदी तर का मतलब है कि हिंदी से अलग लैंग्वेज जहाँ पर यूज़ की जाए। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होने वाला आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हिंदी नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए रखी गई थी। तो याद रखना यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो राइट आंसर होना है वो आपका 26 जनवरी 1965 तक ये रखा गया था। 15 साल के लिए बनाया गया था। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि भाई राजभाषा के रूप में कब भाषा आई थी, तो 1949 में आई थी। अगर मैं 1949 से 15 साल लगाती तो मेरे पास सही आंसर क्या बन के आ जाता है, तो हमारा ये 1964 यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर संविधान के हिसाब से बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस हिसाब से इसके ये डबल क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर 25 जनवरी 1964 भी होता है और कई बार 26 जनवरी 1965 भी यहाँ पर आंसर रहता है। यानी अगर हम सटीक आंसर की बात करें तो इसी की तरफ हम जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था। किस भाषा के अर्थ में होता था, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि साधु भाषा जिसको बोला गया था, और साधु यानी स्पष्ट भाषा, परिनिष्ठित भाषा होती थी, टकसाली भाषा होती थी। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसे कहा जाता था आपका मानक भाषा। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो ब्रज भाषा है, नहीं, है ना। खड़ी बोली हिंदी है, नहीं। मानक को यहाँ पर क्या बोला गया, साधु भाषा बोली गई थी। टकसाली भाषा बोला गया था और आपका और आपका परिनिष्ठित भाषा इसके रूप में से रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में जो ये पंक्तियाँ दी गई है किस कवि की है। जामे रस कुछ कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा को होय। यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोई, जिसमें रस होता है ना उसको सभी पढ़ते हैं। बात अनूठी चाहिए यानी कि बात अच्छी होनी चाहिए, भाषा चाहे कोई भी हो। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी बच्चे आपके किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बात कही थी कि भाई जिसमें रस होता है ना उसको पढ़ना हर कोई चाहता है ना। बात अनूठी होनी चाहिए चाहे भाषा कोई सी भी होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हिंदी जो आपकी खड़ी बोली गद्य के विकास में, गद्य का विकास की बात कर रहा है, तो किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी, उनका नाम क्या था। सदल मिश्र था, मिश्र बंधु था, ग्रियर्सन था या अमीर खुसरो था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी वो थी आपकी सदल मिश्र के द्वारा यहाँ पर भूमिका निभाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो आपका क्या है, अष्टाध्यायी, क्योंकि पाणिनि का ग्रंथ का नाम ही क्या है, अष्टाध्यायी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है। जो आपकी पुरानी हिंदी है उसे किसके जैसा माना जाता है, तो याद रखिएगा अपभ्रंश के जैसा उसको माना जाता है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को ही क्या कहा था, पुरानी हिंदी के रूप में कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। हमारे पास 3 अपभ्रंश थे, शोरशेनी, अर्ध मागधी और मागधी। वैसे पेशाची भी है लेकिन मेनली हम किनको पढ़ते हैं, शोरशेनी, अर्ध मागधी और मागधी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें जो भाषा है वो आपकी निकली है शोरशेनी। पश्चिमी हिंदी से आपकी जो बनी है वो शोरशेनी अपभ्रंश से बनी है। तो शोरशेनी अपभ्रंश यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ, पूर्वी हिंदी की बात कर रहा है, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई। पूर्वी हिंदी जो आपकी उपभाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 3 अपभ्रंश मैंने आपको बताए थे, तो ये आपका अर्ध मागधी से आपका विकसित हुई बच्चा कौन, आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। ठीक है। और जो आपकी बिहारी आएगी वो मागधी से उत्पन्न हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कहता है 35 कि भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। तो किस में होता है, याद रखिएगा यह होता है आपका वाक्य विज्ञान में, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर है, सारे ध्वनि विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, पद विज्ञान है और आपका वाक्य विज्ञान है। यहाँ पर कह रहा है कि भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका आंसर वाक्य विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 36।
पाली प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई है। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पाली प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाली और प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई है, तो ये आपकी वैदिक संस्कृत से विकसित हुई है। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था, हिंदी का, हिंदुस्तानी का, हिंदवी का या फिर उर्दू का। तो उन्होंने हिंदुस्तानी का समर्थन किया था, क्योंकि हिंदुस्तानी में उर्दू के शब्द मिक्स होते थे, तो उन्होंने भी महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी का समर्थन यहाँ पर किया था। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनने वाला है। खड़ी बोली का दूसरा नाम आपका क्या है, कौरवी। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कौरवी नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या था। अलग अलग एरियाज में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। यहाँ पर पूछ रहा है कि अवधी का क्या था मुख्य केंद्र स्थान, तो वो था आपका अयोध्या। ऑप्शन नंबर डी 39 का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता था, शुद्ध के अर्थ में या फिर दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में या लोक गीतों की भाषा के अर्थ में। यहाँ पर याद रखिएगा दिल्ली और मेरठ के आसपास लोक बोली के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया क्वेश्चन किए थे आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि की बात हो रही है, तो ये थे आपके स्वयंभू। ठीक है, अपभ्रंश का इनको वाल्मीकि के रूप में जाना जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1963 में। 1963 में ये पारित हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था। राजभाषा अधिनियम में संशोधन ऑप्शन देखेंगे हम लोग क्या आएगा यहाँ पर, 1960 में, 1967 में या 1965 में। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखो तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1967 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उसमें कितने सदस्य थे। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा उसमें 21 सदस्य माने जाते हैं कि 1955 में जो एक राजभाषा आयोग आया था उसमें कितने सदस्य रखे जाते, तो 21 यहाँ पर रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी। तो यानी अगर बोले कि भाई जो हिंदी और हिंदुस्तानी विवाद था कि भाई हिंदी होनी चाहिए कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए, इस पर भाषा संबंधी विवाद हुआ था। हिंदुस्तानी में उर्दू मिश्रित होती थी, हिंदी में आपका खड़ी बोली रहती थी। तो यहाँ पर किसने इसका किसके लीडर में मतलब किसके लीडरशिप में ये हिंदी की विजय हुई थी, तो यहाँ पर था उनका नाम था आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उनका नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। 47 देखिए क्या कहता है कि पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है। तो उन्होंने कहा था जो आपका 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 19वीं शताब्दी से पहले का जो युग माना जाता है वो उन्होंने कहा था कि ये लाल युग के रूप में उन्होंने इसका नाम दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 48, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। हिंदी का प्रचार युग किसे कहेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी से ही आपका यानी कि जब खड़ी बोली आई तभी से हम हिंदी का प्रचार युग कह सकते हैं, क्योंकि 1800 में आपको पता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो वहीं से हिंदी के लिए थोड़ा सा रास्ता मिलना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंडियाली का संबंध किससे है। मंडियाली का संबंध किससे है, राजस्थानी से है, पहाड़ी से है, बिहारी से या पश्चिमी हिंदी से है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हम क्वेश्चन तो ये आपका पहाड़ी से इसका संबंध माना जाता है, किसका, मंडियाली का। अब देखें कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी आपकी, देखिए बांगरू, ब्रजभाषा, मैथिली या अवधी। तो यहाँ पर आपकी अवधी आएगी किसके अंतर्गत आपकी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी अवधी रहने वाली है। तो ये थी बच्चों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाषा चैप्टर से लेकर। जो आपका भाषा वाला क्वेश्चन जो आपको आएगा यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लगभग हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं और ये आपकी सीरीज़ जो चलने वाली है LT टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।